डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। अभी की खबर है, पहली बार दिखा सौरोया पुंडुआना। हाल ही में मणिपुर में पहली बार सौरोया पुंडुआना की उपस्थिति दर्ज की गई। सौरोया पुंडुआना एक प्रकार का पौधा है जिसे रैपिड बायोडायवर्सिटी असेसमेंट यानी आरबीए क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान यहां पाया गया। इस लुप्तप्राय प्रजाति को राज्य के तामेंगलोंग जिले में दैलिंग गांव के लोंगकू जंगल के भीतर 1.8 किलोमीटर की दूरी पर दर्ज किया गया। सर्वेक्षण को मुंबई स्थित कॉर्बेट फाउंडेशन के तत्वावधान में मैंगोलंगनबी कॉलेज, निंगथौखोंग, मणिपुर के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस सर्वेक्षण में कुल 186 पौधों को शामिल किया गया था, जिसमें 86 वृक्ष प्रजातियां, 27 झाड़ी प्रजातियां और 73 जड़ी बूटी प्रजातियां देखी गई। बात करें सौरोया पुंडुआना के बारे में तो सौरोया पुंडुआना के फूल परिपक्व होने पर सफेद से गुलाबी रंग में बदल जाते हैं। इसकी पंखुड़ियां अंडाकार से लेकर सिरे तक मुड़ी हुई होती है। इसके फल गोलाकार चमकदार सफेद रंग के होते हैं और पशु चिकित्सा में उपयोग किए जाते हैं। इस प्रजाति की मूल सीमा भूटान से दक्षिण पूर्वी तिब्बत तक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की रेड लिस्ट में इसे क्रिटिकली इंडेंजर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और देश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व को मिली मंजूरी। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में सबसे बड़ा बाघ रिजर्व बनाने के लिए 2 वन्यजीव अभयारण्यों को विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस बाघ अभयारण्य के लिए नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य को रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य के साथ विलय किया जाएगा। यह वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। ये नया बाघ अभयारण्य क्षेत्र की बाघ आबादी के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करेगा, जो वर्तमान में 16 है। जानते हैं नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। यह मध्य प्रदेश के 3 जिलों सागर, दमोह और नरसिंहपुर में लगभग 1197 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। यह अभयारण्य ऊपरी विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा है और पूर्व की ओर दमोह जिले में वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य के साथ जुड़ा हुआ वन क्षेत्र है, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान तक फैला हुआ है। यह पन्ना टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के लिए गलियारे के रूप में कार्य करता है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य के माध्यम से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को जोड़ता है। जानते हैं रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। यह मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है। गोंड रानी दुर्गावती के नाम पर इस अभयारण्य का नाम रखा गया है। यह राज्य का 7वां बाघ अभयारण्य है। अब बात बुकर पुरस्कार 2023 की। हाल ही में 2023 के लिए बुकर पुरस्कार प्रदान किए गए। 50,000 पाउंड की इनामी राशि वाला यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पॉल लिंच ने जीता है। उन्हें यह अवार्ड उनके 5वें उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया है। यह लगातार दूसरा साल है जब राजनीतिक संघर्ष पर आधारित किसी उपन्यास को यह बुकर पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले शेहान करुणातिलका ने द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए यह अवार्ड जीता था, जिसकी कहानी श्रीलंकाई गृहयुद्ध पर केंद्रित थी। बता दें कि पॉल लिंच एक आयरिश लेखक है। लिंच यह पुरस्कार जीतने वाले आयरलैंड के 5वें लेखक हैं। इनसे पहले आयरिश लेखिका अन्ना बर्न्स ने 2018 में यह पुरस्कार जीता था। प्रॉफिट सॉन्ग आधुनिक अराजकता के साथ पश्चिमी लोकतंत्रों में अशांति को दर्शाता है। इस उपन्यास की कहानी एक देश और एक साधारण परिवार का विनाश की कगार पर एक उत्साहवर्धक, प्रेरक और संघर्षपूर्ण चित्रण करती है। ध्यातव्य है कि बुकर पुरस्कार पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। यह प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी भाषा में लिखे गए और यूके व आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ कथा साहित्य या उपन्यास को दिया जाता है। यह अंग्रेजी भाषा में अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार है।
इसमें विजेता को 50,000 पाउंड के साथ साथ 6 शॉर्टलिस्ट किए गए लेखकों में से प्रत्येक को 2500 पाउंड दिए जाते हैं। गौरतलब है कि हर साल अंग्रेजी में अनुदित और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित कृति को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। खबरों में ग्लोबल साउथ। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ देशों से भारत के उदाहरण का अनुसरण करने और औपनिवेशिक कानूनों की समीक्षा करने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में कानूनी सहायता तक पहुंचा वैश्विक दक्षिण में न्याय तक पहुंच को मजबूत करना विषय पर पहले क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा इंटरनेशनल लीगल फाउंडेशन (UNDP) और यूनिसेफ के साथ मिलकर किया गया। आखिर ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ शब्द की कोई विशुद्ध भौगोलिक परिभाषा नहीं है, लेकिन अक्सर विकासशील, कम विकसित या अविकसित देशों को ग्लोबल साउथ के रूप में जाना जाता है। ये देश मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित है। इन देशों में उच्च स्तर की गरीबी, आय असमानता और चुनौतीपूर्ण जीवन स्थितियां विद्यमान रहती है। इसके विपरीत ग्लोबल नॉर्थ में अधिक समृद्ध राष्ट्र आते हैं। ये देश मुख्यतः उत्तरी अमेरिका और यूरोप में स्थित हैं, जिनमें ओशनिया और अन्य स्थानों के कुछ देश भी शामिल हैं। आइए जानते हैं ग्लोबल साउथ शब्द की उत्पत्ति के बारे में। तो ग्लोबल साउथ शब्द पहली बार 1969 में राजनीतिक कार्यकर्ता कार्ल ओग्लेसबी द्वारा प्रयुक्त किया गया था। दरअसल पहले विकसित देशों को तीसरी दुनिया जबकि शेष को दूसरी दुनिया कहा जाता था, परंतु 1991 में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, दूसरी दुनिया का अंत हुआ और ग्लोबल साउथ में तेजी आना शुरू हो गई। और बात फिलिस्तीनियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस की। 29 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य फिलिस्तीन के सवाल पर जनता को शिक्षित करना और इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करना है। साथ ही यह आयोजन इजराइल, फिलिस्तीन, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों से राजनयिकों, पत्रकारों, मीडिया विशेषज्ञों और युवा प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है। इस दिवस की पृष्ठभूमि पर विचार करें तो 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 181-2 को अपनाया। यह प्रस्ताव विभाजन प्रस्ताव के नाम से जाना गया। इसमें फिलिस्तीन में एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्य की स्थापना का आह्वान किया गया। विभाजन योजना को कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया और प्रस्ताव को अपनाने के तुरंत बाद गृह युद्ध छिड़ गया। इसके बाद वर्ष 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के रूप में वार्षिक रूप से मनाने का आह्वान किया था। जानते हैं इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का इतिहास के बारे में। तो इस संघर्ष की उत्पत्ति 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में हुई थी, जब फिलिस्तीन में यहूदियों के आप्रवासन में वृद्धि हुई। इससे यहूदी आगंतुकों और अरब आबादी के बीच तनाव उत्पन्न होने लगा। वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बाल्फोर घोषणा में फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय गृह की स्थापना के लिए समर्थन व्यक्त किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक विभाजन योजना का प्रस्ताव रखा था, जो फिलिस्तीन को 2 अलग-अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करना था। इस योजना को यहूदी नेताओं ने तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन अरब नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिससे हिंसा भड़क उठी। वर्ष 1948 में इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिससे पड़ोसी अरब राज्यों के साथ उसका युद्ध शुरू हो गया। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप हजारों फिलिस्तीनियों का विस्थापन हुआ, जिसने भविष्य के तनाव की नींव रखी। और एस्ट्रोसैट ने लगाया गामा रे विस्फोट का पता।
हाल ही में भारत के एस्ट्रोसैट के CZTI डिटेक्टर द्वारा 600वें गामा-रे विस्फोट यानी GRB का पता लगाया गया है। यहाँ CZTI का पूरा नाम कैडमियम जिंक टेलुराइड इमेजर है, जो एस्ट्रोसैट के लॉन्च के 8 साल बाद CZTI के निरंतर प्रदर्शन को दर्शाता है। गामा किरण विस्फोट न्यूट्रॉन सितारों के विलय या विशाल तारे की मृत्यु को बताता है। बता दें कि GRB बहुत शक्तिशाली होते हैं, जिनमें भारी मात्रा में ऊर्जा होती है। यह सूर्य द्वारा अपने पूरे जीवन काल में उत्सर्जित ऊर्जा से भी अधिक हो सकती है। GRB को मिनी बिग बैंग भी कहा जाता है। बात एस्ट्रोसैट के बारे में तो इसे वर्ष 2015 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे 5 साल तक के लिए डिजाइन किया गया था। यह उपग्रह भारत का पहला समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला है। इसमें पेलोड का एक सेट है, जो इसे पराबैंगनी से एक्सरे तक कई तरंग दैर्ध्य में एक साथ खगोलीय वस्तुओं का निरीक्षण करने में सक्षम बनाता है। जानते हैं कैडमियम जिंक टेलुराइड इमेजर यानी CZTI के बारे में। CZTI एस्ट्रोसैट पर एक उच्च ऊर्जा विस्तृत क्षेत्र इमेजिंग उपकरण है। CZTI के कैडमियम जिंक टेलुराइड डिटेक्टर 20 kV से 200 kV तक की ऊर्जा रेंज को कवर करते हैं, जिसमें 60 kV पर 11% ऊर्जा रिजोल्यूशन होता है। और खबरों में काशी तमिल संगमम। हाल ही में केंद्र सरकार ने काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण के कार्यक्रम की घोषणा की। IIT मद्रास ने कार्यक्रम के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु और पुदुचेरी से लगभग 1400 लोग 8 दिवसीय दौरे के लिए वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या की यात्रा करेंगे। और बात काशी तमिल संगमम के बारे में। काशी तमिल संगमम भारत के उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य उत्तर एवं दक्षिण की ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को साझा करना है, साथ ही दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। इसे शिक्षा मंत्रालय के साथ अन्य मंत्रालय जैसे सूचना और प्रसारण, खाद्य प्रसंस्करण, संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन आदि के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार किया गया है। IIT मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी भू इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। बात करें तमिलनाडु और काशी के बीच अंतर संबंध की तो भारत की प्राचीन और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां सभी क्षेत्रों में, सभी युगों में और कई भाषाओं में मौजूद है। तमिलनाडु, काशी और इसके आसपास का क्षेत्र ऐसे केंद्रों में से 2 सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों केंद्र बौद्धिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कारीगर क्षेत्रों में ज्ञान के स्रोत रहे हैं। वाराणसी, जिसे तमिलनाडु में काशी के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है, जिसकी अपनी अद्वितीय सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत है। वहीं तमिलनाडु संस्कृति, कला, शिल्प, साहित्य का एक और महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां तमिल भाषा में प्रचुर मात्रा में ज्ञान उपलब्ध है, जो दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। और 16वें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टोस को मंजूरी दे दी। 16वें वित्त आयोग को अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। बता दें कि वित्त आयोग को अपनी सिफारिशों को सौंपने के लिए आमतौर पर 2 वर्ष का समय दिया जाता है। सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने पर इसकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 5 साल के लिए वैध होंगी। 16वें वित्त आयोग के औपचारिक गठन तक प्रारंभिक कार्य की निगरानी हेतु इसके एडवांस सेल का गठन 2022 में वित्त मंत्रालय में किया गया था। बता दें कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 31 मार्च 2026 तक 6 साल की अवधि को कवर करती है।
इसलिए 16वें वित्त आयोग का गठन प्रस्तावित है। 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 में किया गया था। एन.के. सिंह इसके अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2025-26 तक वैध है। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड 1 के अनुसार वित्त आयोग का गठन हर 5वें वर्ष या उससे पहले किया जाना है। वित्त आयोग की मुख्य जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना है। इसके अलावा उनके बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना और राज्यों के बीच इन करों के वितरण को निर्धारित करने वाले सिद्धांत निर्धारित करना है।